कहानी विथ योगेश्वरी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखी हुई कहानी उसका फैसला। शांति हवन समाप्त हो चुका था। पंडित जी दान की सामग्री के साथ जा चुके थे। एक एक करके हवन में शामिल होने वाले भी दीपा को तसल्ली देकर चले गए। उस सन्नाटे में दीपा का साथ देने बस सुधीर और सुशांत ही रह गए थे। आज अतुल को गए तीसरा दिन था। कमरे के कोने में अतुल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वॉकर और व्हील चेयर रखी हुई थी। यह सत्य जानने के बावजूद कि अतुल इसका इस्तेमाल शायद कभी न कर पाए, दीपा के मन के किसी कोने में छिड़ सी आशा थी। शायद चमत्कार हो जाए और अतुल वॉकर पर न सही व्हील चेयर के सहारे ही चल सके। एक दृष्टि उन उपकरणों पर डालकर दीपा ने सुशांत से कहा, अब इनकी जरूरत नहीं है सुशांत। अगर हॉस्पिटल में आने वाले किसी जरूरतमंद इंसान के काम आ सके तो अच्छा है। इन्हें हॉस्पिटल भिजवा दूंगी। यह अच्छा विचार है दीपा। अब मैं चलता हूं। तुम हिम्मत रखो। भगवान ने तुम्हें अतुल का साथ इतने ही दिनों के लिए दिया था। अतुल का अंश सुधीर तुम्हारे साथ है। मुझे विश्वास है सुधीर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। जी अंकल, मैंने डिसाइड कर लिया है। अब माँ के साथ रहकर उनके काम में साथ दूंगा। शांति से सुधीर ने अपना निर्णय सुना दिया। सुशांत के घर जाने के उपक्रम दीपा रो पड़ी। रुद्ध कंठ से बोली, तुम तो हमारा साथ नहीं छोड़ोगे सुशांत। सुधीर को तुम्हारे गाइडेंस की जरूरत होगी। ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो दीपा? अतुल मेरा सिर्फ दोस्त ही नहीं, भाई जैसा था। उसे खोने का मुझे भी कम दुख नहीं है। मैं हर जरूरत में तुम्हारे और सुधीर के साथ हूं। सुधीर के कहने पर दीपा आराम करने अपने बेडरूम में आ गई। पलंग पर लेटी दीपा के ठीक सामने अतुल के साथ उसका चित्र लगा था। तस्वीर देखती दीपा की आंखों के सामने अतीत की यादों की परतें खुलने लगीं। उस दिन बैडमिंटन खेलने गए अतुल को फिर जल्दी घर वापस आते देख उसे विस्मय हुआ था। पिछले कुछ दिनों से अतुल महसूस कर रहे थे वह बैडमिंटन ठीक से खेल नहीं पा रहे हैं। शायद उनका पार्टनर खेलने नहीं आ रहा था। घर में प्रविष्ट हो रहे अतुल से वह पूछ बैठी थी, अरे आज भी जल्दी वापस आ गए? क्या तुम्हारा पार्टनर आज भी नहीं आया था? दरवाजा खोलकर अंदर आते अतुल को देख दीपा ने सवाल किया। पिछले कुछ दिनों से अतुल खेल जल्दी छोड़कर घर आ जाता था। बैडमिंटन रैकेट कोने की मेज पर रखकर अतुल पास के सोफे पर निढाल सा बैठ गया। नहीं, वह तो आया था, पर न जाने क्या बात है, मैं न शॉट दे पाता हूं न ले पाता हूं, रिटर्न भी ठीक से नहीं कर पाता। ऐसा लगता है हाथ में ताकत ही नहीं रह गई है। जब ठीक से खेल ही नहीं पा रहा हूं तो अपने पार्टनर के खेल का मजा क्यों बिगाड़ूं? पूरे दिन कंप्यूटर पर काम करते रहते हो, शायद हाथ थक जाता हो। मैं गरम तेल की मालिश कर दूंगी, ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन काम से छुट्टी ले लो। आखिर इंसान का शरीर भी तो आराम चाहता है। चाय का कप थमाती दीपा ने समझाया। कप थामते अतुल के हाथों से कप छूट गया। फर्श पर चाय फैल गई। सॉरी दीपा, मैं ठीक से कप थाम नहीं सका। अतुल ने अपराधी भाव से कहा। इसमें सॉरी करने की क्या बात है? क्या मेरे हाथों से अक्सर शीशे के ग्लास और कप नहीं टूट जाते हैं? असल में मैंने तुम्हें बताया नहीं, आजकल कभी कभी पेन भी ठीक से नहीं पकड़ पाता। न जाने क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें वीकनेस हो गई है और आराम चाहिए। बस कल से 15 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भेज दो। मुझे और कोई बहाना नहीं सुनना है। दीपा ने जोरदार शब्दों में फैसला सुना दिया। जैसी आज्ञा मेरी सरकार, आपका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा।
कल से बंदा आपके रहमो करम पर रहेगा। अच्छा जी, आप हमसे इतना डरते हैं? ऐसा क्या किया है हमने? हल्की नाराजगी जताते हुए दीपा ने पूछा। आपसे पहले दिन की मुलाकात और आपकी नाराजगी का अंदाज क्या भुलाई जाने वाली बात है? बाप रे, क्या धमाकेदार एंट्री थी। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स भी थर्रा गए थे। क्या जोरदार भाषण दिया था। तो और क्या करती मैं। इंटरव्यू के लिए 10 बजे का टाइम दिया गया था। मैं 9:30 बजे पहुंच गई थी। 12 बजे तक भी इंटरव्यू शुरू नहीं किया गया। इतनी बड़ी कंपनी में टाइम मैनेजमेंट की शायद किसी को जानकारी ही नहीं थी। जैसे हमारे समय की कोई कीमत ही नहीं थी। अच्छा जी, आपकी तरह इंटरव्यू के लिए आए और उम्मीदवार भी तो शांति से प्रतीक्षा कर रहे थे। हो सकता है उन्हें अपने पर विश्वास ना रहा हो और वे मैनेजमेंट को मन में कोसते हुए भी अपने नाम के पुकारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हों। मुझे अपनी क्वालिफिकेशन पर पूरा विश्वास था। जानती थी इस कंपनी में ना सही किसी दूसरी कंपनी में तो चुनी ही जाऊंगी। वैसे भी अन्याय सहना मुझे स्वीकार नहीं। तुम्हारी ये बात तो मानता हूं। वाह, क्या देवी दुर्गा की तेजस्विता के साथ अंदर आने की इजाजत लिए बिना इंटरव्यू रूम का दरवाजा खोलकर अवतरित हुई थी। अपना भाषण आज भी याद है या भूल गई? अतुल ने परिहास किया। वो कोई भाषण थोड़ी ही था। सच ही तो कहा था कि अगर आपका समय कीमती है तो दूसरों के समय का भी महत्व समझना सीखिए। हम सुबह से ही इंटरव्यू शुरू होने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ है। हो सकता है किसी के घर में कोई अस्वस्थ हो या कोई जरूरी काम कर रहा हो। अपने काम छोड़कर उम्मीदवार यहां आए हुए हैं। सॉरी मिस, असल में हमारे एक्सपर्ट की फ्लाइट विलंब से आई है। बस थोड़ी ही देर में वह पहुंच जाएंगे और इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तब तक आप सबके लिए लंच अरेंज करवाता हूं। बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बीच की कुर्सी पर बैठे अतुल ने उसे शांत करना चाहा था। एक मेंबर ने दीपा के शब्दों के विरोध में कुछ कहना चाहा, पर अतुल ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया था। थैंक्स, मुझे आपके लंच की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरव्यू शुरू होने का कारण बाहर बैठे लोगों तक पहुंचा देंगे तो मेहरबानी होगी। एक सुझाव देना चाहूंगी। भविष्य में अपने एक्सपर्ट को एक दिन पहले बुलाने की व्यवस्था करने में ऐसी समस्या से बचा जा सकता है। ओह माय गॉड, क्या तेवर थे। जानती हैं, एक मेंबर तो नाराज हो गए थे। कहने लगे इस उम्मीदवार का तो नाम ही काट दो। अगर यह हमारी कंपनी में आ गई तो न्याय अन्याय का झंडा लेकर कर्मियों को भड़काती रहेगी। देखा नहीं, उसके तेवर बिल्कुल एक विद्रोहिणी की तरह है। सच तो यह है, बाहर आकर मैंने भी अपने सिलेक्शन की आशा नहीं रखी थी। ऑफिस के प्यून ने बताया था जब से बड़े साहब नहीं रहे उनके बेटे अतुल जी ने सब संभाला है। तुम्हारी तारीफों के तो पुल बांध दिए थे। वैसे विरोध के बावजूद मुझे कैसे चुना गया? अजी, आपकी उस तेजस्वी अदा ने ही तो हमें आपका दीवाना बना दिया था। सबको समझाया था ऐसे ही अधिकारी अंतर में कुछ न कुछ कर गुजरने की आग रखते हैं। और कुछ ही दिनों के काम द्वारा तुमने सचमुच ऑफिस की काया ही पलट कर दी। उसी दिन तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाने का निश्चय कर लिया था। ऑफिस में आज भी लोग तुम्हें याद करते हैं। जब तुमने ऑफिस छोड़ा सबको दुख हुआ था। तुम्हारी पत्नी के रूप में ऑफिस जाना, काम करना उचित नहीं लगा था। अब मैं समाज सेवा के जो कार्य कर रही हूँ उनमें मुझे बहुत शांति और संतोष मिलता है। सुधीर की अच्छी देखरेख की वजह से ही आज वह एक पॉपुलर प्रोफेसर बन सका है। सच, समय कितनी जल्दी बीत जाता है दीपा। अब तो हमें अपने बेटे सुधीर के विवाह के लिए एक अच्छी लड़की भी ढूंढनी है। लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह होनी चाहिए। आज कितने दिनों बाद पुरानी बातें याद करके अच्छा लगा।
ऐसा लगता है कल ही की बात हो। तुम्हारे द्वारा जब मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव आया था तो घर वाले विस्मित रह गए थे। इतनी बड़ी उद्योगपति के साथ विवाह असंभव कल्पना थी। इसलिए मैंने कहा था पहले तुमसे बात करूंगी। जानना चाहती थी मुझ में ऐसा क्या देखा जो विवाह करना चाहते हो। दीपा के चेहरे पर मुस्कान थी। मेरा जवाब याद है? अतुल की सवालिया दृष्टि दीपा के मुख पर गड़ गई। तुम्हारे जवाब की वजह से ही तो तुम्हारे साथ विवाह के लिए सहमति दी थी। सच कहो, तुम जैसी पत्नी चाहते थे, तुम्हें मिली या नहीं? दीपा ने सवाल किया। मैंने यही तो चाहा था। मेरी जीवन संगिनी सिर्फ बुद्धिमान और शिक्षित ही ना हो, उसमें सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता भी हो, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत हो, जीवन की उतार चढ़ाव का सामना करने का साहस हो। तुम मेरी सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी हो दीपा। अतुल ने दीपा को मुग्ध दृष्टि से देखा था। विवाह के लंबे 27 वर्ष बीत जाने के बाद भी दीपा की ऊर्जा और उत्साह में कोई कमी नहीं आई थी। अतुल से विवाह के बाद अतुल के ऑफिस में नौकरी करना उसे उचित नहीं लगा था। उसके साथी उसे बॉस की पत्नी की तरह सम्मान दे, यह उसे कतई स्वीकार नहीं था। समाज सेवा का कार्य उसे रुचिकर लगा था। घर में पैसों की कोई समस्या नहीं थी। अपने पैसों का सदुपयोग अनाथ बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए व्यय करने में उसे संतोष मिलता। बच्चे उसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते। अपने पुत्र सुधीर को उसने दुनिया की कठिनाइयों और जीवन के कटु यथार्थ से परिचित कराया था। अपार धन संपत्ति का वारिश होने के बावजूद सुधीर ने धन को कभी महत्व नहीं दिया। हर परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने पर लोगों ने उसे प्रशासनिक सेवा में जाने को कहा, पर उसने प्रोफेसर बनने का निर्णय लिया था। बचपन से ही दीपा उसे समझाती आई थी, एक अच्छा शिक्षक भावी पीढ़ी को सही दिशा दे सकता है। शिक्षक सदैव पूजनीय होता है। अच्छा, अब दीपा पुराण बंद करो। मैं तेल गरम करके लाती हूँ, मालिश से आराम मिलेगा। अतुल की सोच को दीपा ने तोड़ा था। दीपा ने जब हाथ पर तेल से मालिश शुरू की तो अतुल को आश्चर्य हुआ। उसे ऐसा नहीं लगा जैसे उसके हाथ पर मालिश की जा रही है। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बेजान जगह को छुआ जा रहा हो। शायद दीपा ठीक कहती है, उसे आराम करना भी जरूरी है। ऑफिस में एक पल को भी अवकाश नहीं मिलता। आश्चर्य इस बात का था कि रोज की नियमित मालिश से भी हाथ की कमजोरी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो कभी कभी पांव भी झंझनाने लगते थे। तेज चलना तो संभव ही नहीं था। पहले तो दीपा से कुछ कहना ठीक नहीं लगा, वह बेकार में परेशान होगी। अंततः अपने बचपन के डॉक्टर मित्र सुशांत के पास जाने का निर्णय लेकर अतुल ने फोन पर समय मांगा था। सुनते ही डॉक्टर सुशांत नाराज हो उठे। कमाल करता है यार, तुझे मुझसे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, अभी आ जा, तेरे लिए मेरे पास हमेशा समय है। इतने दिनों से तकलीफ उठा रहा है, आज मेरी याद आई है। अतुल से पूरा हाल सुनकर सुशांत हंस पड़े। लगता है दीपा तेरे खाने का ध्यान नहीं दे रही है। अक्सर वीकनेस की वजह से ऐसा हो जाता है। विटामिन लेता है या नहीं? अगर नहीं लेता तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे लगता है यह कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। पहली बार तुझे चिंतित देख रहा हूँ। डर मत, अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हुई तो हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। सुशांत से मिलकर आने के बाद अतुल ने काफी राहत महसूस की। ठीक ही तो कहता है, मैं अपने प्रति लापरवाह तो जरूर हूं। दीपा इसी बात को लेकर अक्सर नाराज हो जाती है। अब विटामिन याद करके ले लूंगा। सुशांत ने दर्द की भी दवा दी है, दर्द होने पर खा लेना ही ठीक है। नियमित मालिश
और विटामिन लेने के बावजूद हाथ पांव की कमजोरी बढ़ती ही जा रही थी। ऑफिस में लड़खड़ाते हुए चलते देखकर सहकर्मी निशांत ने कहा था, अतुल जी, अगर आपके पैर में तकलीफ है तो छड़ी लेकर चलिए। छड़ी के साथ अतुल को देखकर सुशांत चौंक गए। अतुल की पूरी बात सुनकर सुशांत का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ? क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है? अभी कुछ नहीं कह सकता। भगवान ना करे मुझे जो शक है वह सच निकले। तेरे ब्लड टेस्ट के साथ कुछ और टेस्ट कराने होंगे। तुझे क्या शक है सुशांत? जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कोई मामूली तकलीफ हो और अपना संदेह बताकर तेरी नींद नहीं उड़ाना चाहता। मेरी नींद तो उड़ गई है सुशांत। प्लीज बता दे, मुझे क्या हो सकता है? कैंसर तो नहीं है? क्या इतना ही काफी नहीं है? अपनी बात कह के सुशांत हंस पड़े। सुशांत द्वारा मंगाई गई काफी अतुल के गले के नीचे से उतर नहीं रही थी। उसका उतरा चेहरा देखकर सुशांत ने तसल्ली दी थी। रिलैक्स यार, ये शरीर है, इसमें कुछ ना कुछ टूट फूट तो लगी ही रहती है। घर जाकर दीपा को परेशान मत कर डालना। टेस्ट की रिपोर्ट तो आ जाने दे। घर पहुंचे अतुल का उतरा चेहरा दीपा की नजर से छिप नहीं सका। क्या बात है, कुछ परेशान दिख रहे हो? कहाँ गए थे? बहुत दिनों से सुशांत से नहीं मिला था, उसी से मिलने चला गया था। कैसे हैं सुशांत भाई? बहुत दिनों से आए नहीं हैं। हाँ, तुमने अपनी तकलीफ उनको बताई या नहीं? हो सकता है वह कोई दवा या एक्सरसाइज बता दे। वह इतना बिजी रहता है, उसके पास मिलने मिलाने के लिए ही वक्त कहाँ है। अपने बारे में उसने सुशांत से बात की है, यह बात अतुल छिपा गया। ठीक है, तुमने बात नहीं की तो कोई बात नहीं, मैं फोन पर बताऊंगी। इतने दिनों से तुम्हारी तकलीफ में कोई फर्क ही नहीं आया है और अब तुम कहते हो पैरों में भी कमजोरी लगती है। मुझे तो चिंता हो रही है। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। मैं खुद ही सुशांत से टाइम लेकर उससे मिल आऊंगा। पहली बार अतुल ने दीपा को सच नहीं बताया था। जिस बात का डर उस पर हावी है उसे बताकर दीपा की चिंता बढ़ाना ठीक नहीं लगा। सुशांत ने फोन करके अतुल को बुलाया था। नियत समय पर अतुल सुशांत के पास पहुंच गया। हमेशा की तरह सुशांत ने अतुल का गर्मजोशी के साथ स्वागत नहीं किया। उसके गंभीर चेहरे को देखकर अतुल को परिस्थिति की गंभीरता का सहज ही अनुमान हो रहा था। क्या बात है सुशांत, तू परेशान दिख रहा है। लगता है तेरा दोस्त किसी सीरियस बीमारी के चक्कर में पड़ गया है। अतुल ने मुंह पर जबरन मुस्कान लाकर कहा, तू ठीक समझ रहा है, पर अभी मैंने तेरी रिपोर्ट्स एक्सपर्ट्स के पास भेजी है। उनका ओपिनियन आने के बाद ही कंफर्म कर सकूंगा। सुशांत अब सचमुच चिंतित दिख रहा था। आखिर ऐसी क्या बात है? तुझे जो संदेह है वह तो बता ही सकता है। सच तो यह है, अपने संदेह पर मैं खुद विश्वास नहीं करना चाह रहा हूं। इतना कह सकता हूं, मुझे जो लग रहा है अगर वही सच है तो तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मैं बच्चा नहीं हूं सुशांत, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। माँ बाप को खोकर सब कुछ अकेले ही सहा है। साफ साफ बता दे ना, मुझे क्या तकलीफ है? तू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के चपेट में आ गया है लगता है। आजकल इसको जल्दी ना बढ़ने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। परेशान मत हो, हम एक्सपर्ट की रिपोर्ट और सलाह की प्रतीक्षा करेंगे। नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह रोग तो मेरी सक्रिय जिंदगी ही खत्म कर देगा सुशांत। अतुल स्तब्ध था। साहस और प्रयासों से बड़ी से बड़ी तकलीफ पर विजय पाई जा सकती है। तेरे साथ तो दीपा जैसी पत्नी है। वह तेरी पत्नी ही नहीं, तेरी सच्ची साथी भी है। मुझे विश्वास है उसके साथ तू हर मुश्किल को आसानी से सह सकेगा। एक्सपर्ट की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में अतुल की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे करवटें बदलते देख दीपा पूछती, क्या बात है? क्या मन में कोई परेशानी है?
ऑफिस में तो सब ठीक है ना? हाँ, ऑफिस में तो सब ठीक है, पर आजकल न जाने क्यों सोचता हूँ, अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो तुम क्या करोगी? कमाल है, जो बात हुई नहीं उसे लेकर परेशान होते हो। ऐसी बेकार की बातें दिमाग में लाते ही क्यों हो? अतुल से बता नहीं सका उसके दिमाग में ऐसी बातें क्यों आती हैं। सच तो यह था कि उसने इंटरनेट पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़कर काफी हद तक अपने को तैयार कर लिया था। फिर भी आशा की एक किरण बाकी थी, शायद रिपोर्ट निगेटिव आए। अचानक एक दिन डॉक्टर सुशांत ने फोन करके दीपा को चौंका दिया। दीपा, क्या तुम मेरे क्लिनिक में अभी आ सकती हो? हाँ, इस बारे में अतुल से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या बात है सुशांत? कहीं फिर किसी बात को लेकर अतुल से बहस तो नहीं हो गई तुम्हारी? अक्सर अतुल और सुशांत के छोटे मोटे झगड़ों के लिए दीपा को ही बीच बचाव करना होता था। तुम आ जाओ, तुम्हारे आने पर ही बात करूंगा। दीपा के क्लिनिक पहुंचने पर सुशांत हमेशा की तरह न उत्साहित हुआ, ना ही चेहरे पर खुशी थी। कुर्सी पर बैठती दीपा ने सुशांत के गंभीर चेहरे को देख मुस्कुराकर कहा, मालूम होता है आज फिर दोनों दोस्तों में ठन गई है। कहने को तो दोनों की उम्र बढ़ रही है, पर बचपना नहीं गया है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? आज सचमुच सीरियस प्रॉब्लम है। अपने को तैयार कर लो, तुम्हें हिम्मत रखने की सख्त जरूरत है दीपा। सुशांत के गंभीर चेहरे और स्वर ने दीपा को डरा दिया। जल्दी बताओ सुशांत, तुम जानते हो मैं बहुत हिम्मत वाली हूं। जल्दी बताओ। अच्छी तरह से जानता हूं, कई बार तुम्हारी हिम्मत की दाद दी है, पर आज शायद तुम सह ना पाओगी। मैं सह लूंगी, अब और भूमिका मत बांधो, प्लीज जल्दी बता दो। अतुल के हाथ पांव की जिस वीकनेस को मामूली बात समझा जा रहा था, वो असल में एक लाइलाज बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की शुरुआत है दीपा। नहीं, ये नहीं हो सकता सुशांत, जरूर कोई गलती हुई है। कोई गलती नहीं हुई है दीपा, मुझे भी यह सत्य स्वीकार करना संभव नहीं था। अपने संदेह पर एक्सपर्ट की कंफर्म रिपोर्ट मिलने के बाद ही तुम्हें यह सच बताने को बुलाया हुआ है। अतुल इस बात को कैसे सह सकेंगे सुशांत? मैंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के 2 रोगियों को तिल तिल करके मौत के मुंह में जाते देखा है। हथेलियों से चेहरा ढांप कर दीपा रो पड़ी। शायद अतुल अब तक समझ चुका होगा। अपना संदेह मैंने उस पर प्रकट कर दिया था और वह मेरे डायग्नोसिस पर भरोसा रखता है। सुशांत गंभीर था, इसका मतलब वह तुमसे मिलता रहा है। अतुल ने यह बात मुझसे क्यों छिपाई? शायद इसलिए वह कहता था कि अगर उसे कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो मेरा क्या होगा। तुम्हें अतुल की हिम्मत बनना है। तुम तो जानती होगी, इस बीमारी में मानव शरीर की मांसपेशियां और टिश्यूज वीक हो जाते हैं। हाथ पांव ही नहीं, शरीर के प्रत्येक अंग की मांसपेशियां समाप्त हो जाती हैं। ये रोग लाइलाज तो जरूर है, पर इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। अमेरिका में इसके लिए कुछ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। मैं अतुल को अमेरिका ले जाऊंगी। प्लीज सुशांत, अतुल को उनकी बीमारी की खबर तुम ही दे दो, मैं नहीं बता सकूंगी। दीपा का कंठ भर आया था। नहीं दीपा, यह काम तुम्हें ही करना होगा, और वह भी इतने सहज होकर उसे बताओगी जैसे ये कोई खास बीमारी नहीं है। मुझे विश्वास है ये बस तुम्हें ही संभव होगा। शाम को अतुल को चाय का कप थमाती दीपा बहुत सहज दिख रही थी। पूरे दिन रो चुकने के बाद अपने मन के अंधड़ को उसने किस मुश्किल से बांध रखा था, बस वही जानती थी। सुशांत ने ठीक कहा है, उसे अपनी हिम्मत से अतुल को सत्य सहने की शक्ति देनी होगी। तुम सुशांत के पास जाते रहे और मुझे बताया भी नहीं। क्या तुम्हें डर था? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम सुनकर मैं डर जाऊंगी? जबरन चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर दीपा ने कहा, क्या तुमने सुशांत से बात की है? क्या कहा उसने? अतुल चौंक गया। हाँ,
उसने तो तुम्हें बताया ही था। उसका डायग्नोसिस ठीक ही निकला। इसका मतलब मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है? यह बात कंफर्म हो गई है? अतुल का चेहरा पीला पड़ गया। इसमें डरने या परेशान होने की क्या बात है? इस शरीर में कब क्या हो जाए कौन जानता है। दीपा ने स्वर को भरसक सामान्य बनाने की कोशिश की। ओह नो, शायद तुम इसकी भयंकरता का अनुमान नहीं लगा सकती। आई एम फिनिश्ड। सब जानती हूँ जनाब। अब हम इसी बहाने अमेरिका की सैर करेंगे। सुशांत वहाँ के एक स्पेशलिस्ट को जानता है। सुशांत के रेफरेंस से तुम्हारे इलाज की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, एक बात अच्छी तरह से समझ लो। मैं अपना देश, अपना ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। परदेश में अजनबी के लोगों के बीच में अपनी मौत से पहले ही मर जाऊंगा। अगर तुम मेरी खुशी चाहती हो तो फिर दिल्ली छोड़कर जाने की बात भी कभी मत करना। अतुल ने दृढ़ शब्दों में अपनी बात स्पष्ट कर दी। सुशांत, सुधीर और दीपा के लाख समझाने पर भी अतुल अपनी बात पर अड़ा रहा। दीपा से कहा था, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी। तुम्हारी क्वालिफिकेशन और आत्मविश्वास पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम सब काम अच्छी तरह से संभाल लोगी। यह क्या कह रहे हो? मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगी? अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा दीपा। सच्चाई स्वीकार करनी ही है। अतुल की जिद पर दीपा ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। सुशांत खुद अतुल को साथ लेकर स्पेशलिस्ट के पास गए थे। उनकी बताई दवाइयाँ और थेरेपी शुरू की गई थी। दीपा को याद आया उसके बाद के 3 यातनापूर्ण वर्ष कैसे कटे थे। न जाने कितनी दवाइयों और फिजिकल थेरेपी के बावजूद अतुल की हालत बिगड़ती ही गई। दिल की तसल्ली के लिए होम्योपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा तक ट्राई की गई, पर सारे प्रयत्न व्यर्थ गए। छड़ी की जगह वॉकर से चलने के प्रयास में अतुल के चेहरे की उदासी दीपा से छिपी नहीं रही थी। पहले वॉकर, फिर व्हीलचेयर के बाद तो अतुल निराश हो चले थे। दीपा अतुल के साथ सामान्य रहने का अभिनय करती और अतुल भी वैसा ही व्यवहार करते। अचानक सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से अतुल को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। ऑक्सीजन के बिना सांस ले पाना कठिन था। उस दिन के बाद अतुल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उन 6 महीनों को याद करके भी दीपा का सर्वांग कांप उठता था। जिस दिन गले में छेद करके ट्यूब डाला गया, दीपा दूसरे कमरे में जाकर रो पड़ी। बोलने में कष्ट, सांस लेना दूभर, ट्यूब नली से खाना देते देखना दीपा को सहन नहीं हो पाता था। पिता की गंभीर स्थिति की सूचना पाकर सुधीर भी आ पहुंचा था। बोल पाने में असमर्थ अतुल के चेहरे पर सुधीर को देखकर खुशी आ गई। सुधीर उनके साथ साई की तरह लगा रहा। ऑफिस वाले दिन रात अतुल के लिए प्रार्थना कर रहे थे। रिश्तेदारों के नाम पर एक विधवा चाची ही थी, उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। इस घर पर न जाने किसका श्राप लगा है, कोई आदमी लंबी उम्र नहीं जी पाता। ऐसा ना कहें चाची जी, अतुल ठीक हो जाएं, यही आशीर्वाद दीजिए। सच्चाई जानते हुए भी दीपा अतुल की मृत्यु की बात स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जैसा कि संभावित था, एक सुबह सुशांत का फोन आया था। अतुल संसार से विदा ले गए थे। अतुल के साथ दीपा हर रात हॉस्पिटल में रहती थी। उस दिन सुशांत ने सुधीर के साथ उसे जबरन घर भेज दिया था। तुम बहुत थक गई हो दीपा, आज रात मैं अतुल के साथ रहूंगा, चिंता मत करना। दीपा अपने को कर्ज कर रही थी। क्यों? वह सुशांत की बात क्यों मान गई? अंतिम सांस लेते अतुल उसे ना देख कितने व्याकुल हुए होंगे। जीवन भर साथ देने का वादा करके अतुल को अंतिम समय अकेला छोड़ देना उसका क्षम्य अपराध बन गया। क्या अतुल उसे माफ कर सकेंगे? आज सुशांत ने उसे अतुल का अंतिम पत्र दिया। पत्र देते सुशांत ने कहा था, यह पत्र
अतुल की अमानत की तरह पिछले 1 वर्ष से मेरे पास था। उसने वादा ले लिया था कि उसकी मृत्यु के बाद ही तुम्हें दूं। कांपते हाथों से दीपा ने पत्र खोला था। टेढ़े मेढ़े शब्द देखकर स्पष्ट था अतुल ने वो खत बहुत मुश्किल से लिखा था। अतुल की सुंदर लिखाई की दीपा हमेशा से प्रशंसक रही थी। अशक्त हो चुके हाथों से लिखे पत्र को दीपा ने पढ़ना शुरू किया। मेरी दीपा, यह पत्र जब तुम तक पहुंचेगा मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका होऊंगा। तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास से अच्छी तरह से परिचित हूं। फिर भी मैंने जो फैसला लिया है उसे तुमसे छिपाया है। जीवन में कभी तुमसे कोई बात नहीं छिपाई, पर इस जाति बेला में तुमसे अपना फैसला बताने का साहस नहीं कर पा रहा हूं। जिस दिन एक्सपर्ट ने कहा अगले 7-8 महीनों में शायद मेरा ब्रेन भी निष्क्रिय हो सकता है, बस उसी दिन अपनी लिविंग विल साइन करके सुशांत को दे दी। सुशांत व्यवहारिक डॉक्टर है। उससे वादा ले लिया अपनी इच्छा मृत्यु के फैसले को तुमसे ना बताए। उससे कह दिया जिस दिन मेरा जीवन व्यर्थ हो जाए, मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, उस दिन मुझे मृत्यु देते बिल्कुल मत हिचकिचाना। मेरी मृत्यु ही मेरा जीवन होगा। मैं जानता हूं तुम मेरी निष्क्रियता भी झेल लेती, पर दीपा, मेरे लिए वो स्थिति मौत से भी बदतर होगी। तुम मेरी पत्नी ही नहीं, अभिन्न मित्र भी हो। आज इतना बड़ा फैसला तुम्हें बिना बताए ले रहा हूं। इस दृष्टि से तुम्हारा अपराधी भी हूं। अपने इस अपराध के लिए क्षमा चाहूंगा। इस मृत्यु पथ पर माफ करोगी ना दीपा? सच तो यह है, एक वेजिटेबल के रूप में पड़ा रहने की जगह मृत्यु ही मेरे लिए वरदान होगी। तुमसे दूर जाने के बाद भी नहीं सोच पाता था। आज स्वेच्छा से अपनी मृत्यु के दस्तावेज पर साइन किया है। नहीं दीपा, मैं निष्क्रिय वेजिटेबल बनकर अपने को पलंग पर पड़ा देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारी भी सजा होगी दीपा। तुम्हारे साथ जीवन बिताने का वादा किया था और बीच में ही छोड़कर जा रहा हूं। इस अपराध के लिए माफ करोगी ना दीपा? तुम्हारे साथ बिताया एक एक पल मैंने पूरी तरह से जिया है। तुम्हें अपने से भी ज्यादा प्यार किया है। तुमने हर कदम मेरा साथ दिया, पर अब साथ देने वाले मेरे कदम बेजान हैं। तुम मेरी शक्ति और प्रेरणा रही हो। मेरी मृत्यु के दिन अगर तुम मेरे सामने रही तो शायद मेरा फैसला कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए सुशांत से कहा है उस दिन तुम मेरे सामने ना रहो। अब और नहीं लिखा जाता। अनजाने में अगर कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो माफ कर देना। बहुत बहुत प्यार। बस तुम्हारा अतुल। अतुल के अंतिम पत्र को सीने से लगाकर दीपा बिलख उठी। नहीं अतुल, तुमने यह सत्य मुझसे क्यों छिपाया? तुम अपनी दीपा को नहीं पहचान पाए। तुम्हारी हर बात स्वीकार थी। अगर तुम कहते तो दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारे फैसले को मान देती। कम से कम तुम्हारा सिर अपनी गोद में रखकर तुम्हें विदा तो करती। तुमने जीवन की हर खुशी दी, पर मुझसे दूर जाने का फैसला अकेले ले लिया। बस मेरी शक्ति और हिम्मत पर तुम्हें इतना ही विश्वास था अतुल। रोती हुई मां को अपने से चिपटा सुधीर की आंखों में भी आंसू बह निकले। इसी दृश्य के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है और मैं योगेश्वरी आप सब से विदा लेती हूँ। यदि कहानी कहते समय मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी के सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। यदि आप ऐसी ही साहित्यिक कहानियों में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे चैनल कहानी विद योगेश्वरी को सब्सक्राइब करके प्लीज़ इसे सपोर्ट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।